नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं तो, क्योंकि इस वीडियो में हम लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स के चैप्टर 3 मुद्रा और साख के बारे में। यानी कि इस चैप्टर को हम पूरा एक एक टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड की जाए आपको आसानी से मिल सके। यानी इस चैप्टर को हम पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें, जिससे इस चैप्टर में सारे चीज़ जो बताया गया है उसको सही प्रकार से आप समझ सकें। अगर आप इस चैप्टर को बहुत ही आराम से अगर पूरा देख लेते हैं तो आपको कहीं और से देखने या पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस हमारे साथ बने रहिए, आप वीडियो को पूरा लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो अगर इससे पहले आपने अगर हिस्ट्री के चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद की वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी उसको भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप भूगोल के चैप्टर 6 विनिर्माण उद्योग और चैप्टर 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा को भी नहीं देखे तो उसको भी जरूर देखिए। और साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 6 राजनीतिक दल के चैप्टर की वीडियो भी नहीं देखे तो उसे भी जरूर देखिए, क्योंकि ये सारे चैप्टर ऐसे हैं कि ये एग्जाम में आपको 100% स्कोर दिलवाने के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। प्यारे बच्चों, होता क्या है एग्जाम में, अगर हम 100 में से 100 मार्क लेना चाहते हैं यानी कि 100% नंबर लाना चाहते हैं तो आपको चैप्टर को पूरा समझना पड़ेगा। ये नहीं कि 2-4 क्वेश्चन को पढ़ लिया तो ये देखिए फॉर्मेलिटी होती है पास होने के लिए। लेकिन अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो एक एक चैप्टर को कंप्लीट रूप से पढ़ना और समझना पड़ेगा। तो ये जो चैप्टर हमारा आज है, इस चैप्टर में हम पढ़ने के वाले हैं कुछ बिंदुओं को हम देख लेते हैं। यानी कि हम इस चैप्टर में किन किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो पहले जो चर्चा करने वाले हैं, यानी कि इसमें क्या करने वाले हैं कि मुद्रा के बारे में, यानी कि मुद्रा क्या है, अब मुद्रा विनिमय का माध्यम एक है, ये कैसे है इसको भी देखने वाले हैं। और साथ ही साथ ये वस्तु विनिमय क्या होता है और आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग क्या होता है, और मुद्रा के जो आधुनिक रूप वर्तमान समय में क्या है इनको भी देखेंगे। और बैंक के क्या कार्य हैं और रिजर्व बैंक के क्या कार्य हैं, और उनकी ऋण की जो शर्तें हैं उसके बारे में देखने वाले हैं। साख क्या होता है, और तो हम देखने वाले हैं साख क्या होता है, और साख के विभिन्न दो स्थितियों के बारे में भी देखने वाले हैं। और साथ ही साथ ऋण की जो शर्त है इसको भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और लास्ट में जो पढ़ने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण कि भारत में जो ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक जो स्रोत हैं इनको पढ़ने और समझने वाले हैं। और साथ ही साथ निर्धनता के स्वयं सहायता समूह है, इनको भी पढ़ने और समझने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस चैप्टर में आपको जो मेन फोकस करना है आपके भारत में जो ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत है, और भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य यानी बैंकों के कार्य के बारे में फोकस करना है। यानी कि मेन पॉइंट आपका ये होना चाहिए। और वस्तु विनिमय के बारे में देखना है और आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग। तो चलिए एक एक टॉपिक को हम करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको यानी ये जो हमारा चैप्टर है प्यारे बच्चों, ये क्लास 10th का है, इकोनॉमिक्स का है, मुद्रा एवं साख। यानी मुद्रा को जैसे धन से संबंधित समझ सकते हैं, साख मतलब यानी कि उधार, यानी कि जहाँ से ऋण लेते हैं यानी उधार, उसके बारे में हम पढ़ने और समझने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें मुद्रा के बारे में समझ लेना कि मुद्रा होता क्या वास्तव में। तो मुद्रा क्या है कि मुद्रा एक ऐसी चीज़ है जो वस्तु के लेन देन के माध्यम के रूप में प्रयोग की जाती है। यानी कि अगर हम कोई भी वस्तु खरीद रहे हैं उस वस्तु को खरीदने में हम जिसका यूज कर रहे हैं तो उसे हम मुद्रा कह सकते हैं। यानी एक बार फिर से देखेंगे कि मुद्रा क्या है। तो मुद्रा एक ऐसी चीज़ है जो वस्तु के लेन देन के माध्यम के रूप में प्रयोग की जाती है। ठीक है, यानी कि वस्तु के जो लेन देन में हम जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे ही हम मुद्रा कहते हैं। जैसे अगर कोई आप सामान खरीदने जा रहे हैं मार्केट में तो उसके बदले में आप पैसे देते हैं तो उसे हम मुद्रा का रूप दे सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम देखेंगे कि मुद्रा जो है ये विनिमय का एक माध्यम है। तो विनिमय सबसे पहले क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। तो विनिमय का मतलब होता है कि लेन देन, तो इसको भी आप समझेंगे। विनिमय मतलब लेन देन हो गया। तो मुद्रा मतलब किस प्रकार से एक विनिमय का माध्यम बनती है, तो इसको हम देखते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि जब आप क्या करते हैं अपने रोजाना के जीवन में बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं रोज डेली खरीदते हैं आप और बेचते भी हैं। तो ये सब क्या है, खरीदारी आप क्या कैसे रुपए देकर कर सकते हैं या रुपए लेकर पूरी करते हैं। और कुछ ऐसे है कि जो वस्तुओं का यह जो लेन देन या खरीदना और बेचना क्या विनिमय कहलाता है। यानी वस्तुओं का लेन देन खरीदना और बेचना ये क्या होता है, विनिमय कहलाता है। तो इसको भी आप देखेंगे। और इस विनिमय में आप क्या करते हैं कि रुपए लेन देन के माध्यम के रूप में प्रयोग करते हैं। यानी जब इस विनिमय में हम करते क्या है कि रुपए को क्या है लेन देन के माध्यम के रूप में प्रयोग करते हैं। तो कोई भी लेन देन बिना रुपए के नहीं होता है। इसलिए जो वस्तु लेन देन के रूप में
यानी कि जो वस्तु लेन देन के माध्यम के रूप में प्रयोग होती है उसे हम क्या कहते हैं, मुद्रा कहते हैं। एक बार फिर देखेंगे, यानी कि कोई भी क्या है लेन देन बिना रुपए के नहीं होती है, इसलिए जो वस्तु हम क्या करते हैं लेन देन के माध्यम के रूप में प्रयोग होती है उसे हम मुद्रा कहते हैं। तो आजकल आप सभी लोग जानते हैं कि जो रुपए है, पैसे है, चेक है, तो आदि ये सारे क्या है लेन देन के माध्यम के रूप में हम इसे प्रयोग करते हैं। यानी कि हम रुपए का, चेक का या पैसे का इसका जो यूज करते हैं तो ये लेन देन के माध्यम के रूप में हम प्रयोग करते हैं। तो यही सब क्या है मुद्रा के रूप माने जाते हैं। लेकिन वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं, यानी कि कौन मुद्रा के आधुनिक रूप करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ समझ लेते हैं कि वस्तु विनिमय होता क्या है। यानी कि वस्तु विनिमय को समझते हैं कि जैसे कि आप पहले आप जानते होंगे कि पहले लोग किस प्रकार से विनिमय करते थे। तो पहले विनिमय वस्तु विनिमय होता था, यानी कि एक वस्तु के बदले वस्तु लेना। यहाँ पर चित्र में आप देख रहे होंगे कि दो व्यक्ति आपस में क्या है वस्तुओं की अदला बदली कर रहे हैं, ठीक है। तो वस्तुओं का बदले में, यानी कि अगर ये केला है, यानी कि ये कोई व्यक्ति केला अगर है इसके पास है, इसे अगर दूसरी वस्तु चाहिए तो ये केला इसको देगा, ये इसकी वस्तु ले लेगा। ठीक इसी प्रकार से ये कोई व्यक्ति है, इसके पास अगर अनाज है तो इसको फल चाहिए, तो इसे क्या करना पड़ेगा कि फल वाले को देकर गेहूँ देकर उसे फल लेना पड़ेगा। तो ये तो है वस्तु की अदला बदली, यानी कि जिसे वस्तु विनिमय कह सकते हैं। यानी कि एक वस्तु के बदले एक वस्तु लेना और देना, ठीक है। यानी कि वस्तु के बदले वस्तुओं का जो लेन देन होता है उसे वस्तु विनिमय कहते हैं। तो वस्तु विनिमय है, एक बार इसको देखते हैं क्या है प्यारे बच्चों। तो वस्तु विनिमय का मतलब होता है कि जब विनिमय का माध्यम कोई रुपया न होकर बल्कि वस्तु के बदले वस्तुओं का लेन देन होता है तो उसे क्या हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो इसको जरूर नोट करेंगे क्योंकि एग्जाम में ये अक्सर पूछा जाता है कि वस्तु विनिमय क्या है। तो अब एग्जाम में क्या है छोड़ कर आते हैं, तो ये वस्तु विनिमय की परिभाषा यहाँ पर, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे देखिए, तो प्राचीन काल में वस्तु विनिमय प्रणाली ही प्रचलित थी। यानी कि प्राचीन काल में लोग क्या करते थे कि एक वस्तु के बदले वस्तु लेते थे। तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली बहुत ही प्रचलित थी। और लोग क्या करते थे, सभी लेन देन जो देन देन है, तो लोग क्या करते थे कि सभी लेन देन क्या करते थे वस्तु के बदले वस्तुओं से करते थे। यानी कि उसमें पैसा नहीं था, लोग एक वस्तु को देखकर दूसरी वस्तु लेते थे। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे जैसे युग बढ़ता गया, इसी तरह सारा लेन देन का प्रकार यानी कि माध्यम भी बदलता गया। फिर के लोग नमक से, कौड़ी से या पशुओं की जो खाले से, इनसे क्या है चीज़ों की लेन देन करते थे, यानी इसको क्या माध्यम के रूप में यूज करते थे। तो यही वस्तुएं क्या है मुद्रा के आरंभिक रूप थे। अब फिर क्या हुआ कि धातु के टुकड़े, सिक्के मुद्रा के रूप में भी लोग प्रयोग करने लगे। और आज आप देख रहे हैं कि नोट है, सिक्के है, चेक है, आदि को क्या है मुद्रा के रूप में लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए वर्तमान समय में तो अब क्या है जो लेन देन होता है डिजिटल रूप में होता है। यानी कि आपको पैसे, चेक इत्यादि देने की ज़रूरत नहीं होती है। आप क्या अपने मोबाइल से यानी ऑनलाइन पेमेंट करके या एटीएम से या डेबिट कार्ड से आप घर पर बैठे ही सारा पेमेंट कर देते हैं। तो यह मुद्रा के प्रयोग को क्या है और भी सीमित कर देती है। यानी अब आपको लेन देन के लिए क्या है कहीं आने और जाने की जरूरत नहीं होती है, आपको बहुत आसानी हो जाती है। फिर क्या है, तो ये आपको देखना है वस्तु विनिमय को हमने पढ़ लिया। तो यहाँ पर देखना कि आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग। अब ये आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग क्या है, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास गेहूँ है, ठीक है, हमारे पास गेहूँ अगर है तो हमें अगर जूते की ज़रूरत है तो हमें ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा कि जो हमारी वस्तु को ले सके, अपनी वस्तु दे सके, ठीक है। तो इस काम को करने में बहुत समस्या होती है कि यानी कि कोई भी व्यक्ति इतनी आसानी से नहीं मिल पाता है कि अपनी वस्तु को देख सके, हमारी वस्तु ले सके। तो यहाँ पर यही देखते हैं, यानी कि आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग का मतलब होता क्या है। यानी एक व्यक्ति क्या है कि जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता है, जैसे मान लो ये व्यक्ति गेहूँ है तो ये गेहूँ बेचने की इच्छा रख रहा है, और वहीं पर क्या है जो दूसरा एक व्यक्ति है वह क्या उसको खरीदने की इच्छा रख रहा हो। अगर ये बेचना चाह रहा है तो दूसरा व्यक्ति इसको खरीदने की इच्छा रख रहा हो। अर्थात दोनों पक्ष क्या है एक दूसरे की जो चीज़ें है आपस में यानी खरीदने और बेचने पर सहमति अगर रहते हों तो इसे ही क्या है आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग करते हैं। यानी कि अगर ये व्यक्ति कोई चीज़ बेच रहा है तो ये खरीदने के लिए तैयार हो, ठीक है, अगर ये कोई बेच रहा है तो ये खरीदने के लिए तैयार हो, यानी आपस में दोनों क्या है खरीदने और बेचने के लिए अगर तत्पर हैं, सहमत हैं, तो इसे ही आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग कहा जाता है, ठीक है बच्चों। फिर आगे क्या है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष क्या है। यानी कि अगर एक वस्तु के बदले हम दूसरी वस्तु ले रहे हैं तो इस प्रणाली की क्या क्या दोष हो सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में सबसे बड़ी समस्या आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की होती है। यानी कि सबसे बड़ी समस्या हमें इस प्रणाली में ये होती है कि हमें ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ता है जो अपनी वस्तु दे सके, हमारी वस्तु ले सके। तो ये बहुत ही मुश्किल होता है, ऐसे कम ही लोग मिलते हैं।
तो इसमें सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ता है कि जो एक वस्तु की यानी एक दूसरे की वस्तु को खरीदने के इच्छुक हों। ऐसे ही क्या कहते हैं, आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग कहते हैं। तो वस्तु विनिमय में आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग का होना अनिवार्य है, यानी कि दोनों लोग एक दूसरे की चीज़ें खरीदने के तत्पर हो या इच्छुक हो। तो इसे ही क्या इसी अनिवार्यता ने क्या है, मुद्रा के अनेकों रूपों को जन्म दिया। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलते हैं आगे। अब आगे वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि मुद्रा के आधुनिक रूप, यानी कि मुद्रा के नए नए रूप आप देखने को मिल रहा है आपको। इसमें कौन कौन से जो है मुद्रा के आधुनिक रूप है, जैसे नोट आपका है, सिक्के हैं, चेक है, डेबिट कार्ड है। डेबिट कार्ड ये दोस्त, तो ये आपका क्या है, डेबिट कार्ड है आपका, है ये क्रेडिट कार्ड है, यूपीआई है, मोबाइल है, नेट बैंकिंग इत्यादि आप सभी देख रहे हैं। ये सिक्के आपके, ये नोट हो गया आपका, ठीक है। ये आपका क्या, गूगल पे हो गया, ये पेटीएम हो गया, ये फ़ोन पे हो गया। ये ऑनलाइन पेमेंट का एक ये आपका है। तो ये सारे क्या आपके ऑनलाइन पेमेंट का एक माध्यम है। फिर क्या है, करेंसी। अब करेंसी क्या है प्यारे बच्चों, इसको भी देख लेते हैं कि करेंसी का मतलब क्या होता है। तो इसको जब देखेंगे, यानी कि कागज़ के जो नोट होते हैं या सिक्के होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, करेंसी कहते हैं। यानी कि जो भारतीय जो कागज़ के नोट हैं या कोई भी हो सकता है, यानी कागज़ के नोट और जो सिक्के होते हैं इनको हम करेंसी कहते हैं। तो सिक्के क्या है, भारत सरकार बनाती है, और जो कागज़ के नोट क्या है, भारत का रिजर्व बैंक जो है ये केंद्र सरकार की तरफ से क्या है, जारी करता है। तो भारतीय कानून के अनुसार क्या है, किसी भी व्यक्ति या संस्था को नोट जारी करने की इजाज़त नहीं है। तो ऐसे करना कानूनी अपराध भी है। और भारत सरकार का कानून रिजर्व बैंक द्वारा जारी नोटों को इस्तेमाल की वैधता प्रदान करता है। यानी कि भारत सरकार का जो कानून होता है, यह रिजर्व बैंक के द्वारा जो नोट जारी की जाते हैं इसको इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है। यानी कि कोई भी भारतीय जो नागरिक है इस सारे नोटों को स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता है। और इसलिए रुपया ये व्यापक रूप से क्या है, विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग होता है और स्वीकारा जाता है। यानी कि जो भारतीय रुपया है इसको लोग क्या है, व्यापक रूप से जब विनिमय करते हैं या माध्यम के रूप में स्वीकारते भी हैं और इसका प्रयोग भी करते हैं। अब क्या है कि बैंकों में निक्षेप यानी कि जमा करना, यानी कि बैंकों में जब जमा होता है तो वहाँ पर कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, इसको भी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो लोगों को क्या है, अपनी बचत की, यानी कि लोगों को अपनी बचत की कमाई को क्या करते हैं, लोग बैंकों में जमा करते हैं। यानी कि जब हमसे बचता है यूज करने से, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसे बैंकों में जमा करते हैं। तो बैंकों में जब जमा, यह बचत क्या आता है, बैंक निक्षेप कहलाता है। यानी कि जब बैंकों में हम जमा यही बचत करते हैं तो ये बैंक निक्षेप कहलाता है। तो बैंक इस बचत को क्या करता है, सुरक्षित स्वीकार करते हैं और कभी भी इसको निकालने और जमा करने की सुविधा देते हैं। यानी कि ये बैंक क्या करता है कि इनको सुरक्षित स्वीकार करता है और कभी भी क्या है, इसको निकालने और जमा करने की सुविधा भी देता है। तो बैंकों में जमा यह धन क्या है, मांगने पर निकाला जाता है। यानी कि जब आपको ज़रूरत पड़ती है तब जाके निकालते हैं, तो इसे क्या मांग जमा भी कहते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं कि इसे मांग जमा कहते हैं। तो फिर इसी जमा के आधार पर क्या है, बैंक नगद भुगतान के स्थान पर चेक से भुगतान की सुविधा भी देता है। तो चेक आपने देखा होगा कि यह एक ऐसा कागज़ होता है कि जो बैंक को इस चेक पर लिखे व्यक्ति को क्या निश्चित रकम देने का आदेश देता है। तो इसलिए चेक भी क्या आज व्यापक रूप से क्या है, मुद्रा के रूप में भी हम प्रयोग करते हैं। और देखा जाए तो वर्तमान समय में डिजिटल लेन देन भी इसी मांग जमा के आधार पर ही होता है। इसमें सीधे ऑनलाइन भुगतान होता है, जो जिसमें क्या है, चेक की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब आगे यहाँ पर देखिए बैंकों के कार्य, यानी बैंक के क्या काम है। यानी बैंक दोहरा भूमिका निभाता है। इसको हम एक बार डायग्राम यानी कि चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चित्र दिया गया है। तो बैंकों के कार्य क्या है, तो बैंक क्या कार्य करता है, ये अतिरिक्त जमा स्वीकार करता है। यानी कि आपसे जो अतिरिक्त जो धन होता है वो आप जमा करते हैं, बैंक उसे स्वीकार करता है। यानी कि साख उधार क्या उपलब्ध करवाना, यानी कि बैंक आपको क्या है, ऋण देता है, उधार देता है। ठीक है, फिर जमाओं पर ब्याज देना, यानी कि आप जितना पैसा जमा करते हैं, धन जमा करते हैं, उस पर बैंक आपको ब्याज देता है। मांग जमा क्या होता है, यानी कि बैंक खाते में से खाता धारक द्वारा जमा धन को मांग के जरिए निकालने को मांग जमा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझना है कि यानी कि ये आपका क्या है, एक बैंक है। ठीक है, ये क्या है, एक बैंक है। और इस बैंक में हो क्या रहा है कि इस बैंक क्या करता है, आपको इसमें कुछ लोग क्या करते हैं कि पैसा जमा करने आते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ से लोन लेने आते हैं। ठीक है, तो जो क्या करते हैं कि
कुछ लोग जमा करने पैसा आते हैं बैंक में, पैसा जमा करते हैं, अब बैंक क्या करता है उनको फिर लोन देता है, ठीक है। और फिर इसी तरह कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कि जो बैंक से क्या करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं यानी कर्जा लेते हैं, और फिर इसके बदले में वो क्या करते हैं, बैंक को क्या ब्याज देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बैंक क्या करता है कि बैंक में कुछ लोग क्या पैसा जमा करते हैं, तो जिसके बदले में बैंक क्या उसको ब्याज देता है, बहुत नाम मात्र का। और लेकिन जब आप लोन या उधार लेते हैं तो बैंक आपसे क्या ज़्यादा मात्रा में ब्याज लेता है, तो इसको भी आप समझने की कोशिश करिएगा। आगे क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के थोड़ा सा बारे में समझ लेते हैं, देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य के बारे में बताइए। तो भारतीय रिजर्व बैंक क्या है कि भारत का मुख्य बैंक है और इसके प्रमुख कार्य हैं, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य को आपको देखना है। तो इसके कार्य क्या है, एग्जाम के दृष्टिकोण से ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सरकार की ओर से ये मुद्रा जारी करता है, यानी कि वर्तमान में जिसकी गवर्नमेंट होगी उसके लिए ये क्या है, मुद्रा जारी करता है। तो बैंकों व समितियों की कार्यप्रणालियों पर भी नज़र रखता है, यानी कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है ये सभी बैंकों पर निगरानी रखता है, उस पर नियंत्रण बनाए रखता है कि वो बैंक क्या करते हैं कि सभी को बराबर ऋण या उधार देते हैं या केवल बड़े बड़े लोगों को ही देते हैं, और कितना प्रतिशत वो अपने पास पैसे जमा धन का रखते हैं। इन सब सारे जो निगरानी को बैंक क्या चेक करता है या नियंत्रण करता रहता है भारतीय रिजर्व बैंक। तो और ब्याज की दर या और ऋण की शर्त पर भी निगरानी रखता है। बैंक कितना नगद शेष अपने पास रखे हुए है उसकी भी सूचना वो रखता है। और ऋण किस प्रकार से वितरित किया जा रहा है इस पर भी क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक सभी बैंकों पर निगरानी रखता है। तो ये देख रहे हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक का लोगो है। फिर आगे देखते हैं कि बैंकों की ऋण संबंधित गतिविधियां, यानी कि बैंक ऋण आपको देती है तो इसमें कौन कौन सी गतिविधियां होती है इसको भी हम देखते हैं। तो बैंक क्या करता है कि जनता से धन जमा खाते में जमा करते हैं, यानी कि बैंक क्या है, जनता से धन जमा खाते में जमा करते हैं, यानी कि जहाँ पर आप जिस बैंक में आपने अकाउंट खुलवा रखा है तो वो पैसा आपके अकाउंट में जमा होता है जब आप जमा करते हैं। फिर बैंकों में हम जो पैसा जमा करवाते हैं उसमें से क्या है, केवल कुछ पैसे बैंक अपने पास रख लेता है, यानी कि हम जितना भी पैसा अमाउंट जमा करते हैं बैंक में, तो बैंक क्या करता है कि केवल उसमें से कुछ परसेंट को या कुछ पैसों को अपने पास रखता है, बाकी शेष पैसों को क्या है वो इन्वेस्ट कर देता है, यानी कि वो शेष धन को क्या है ऋण के रूप में किसी को दे देता है ब्याज पे, ठीक है। और जैसे उदाहरण के लिए अगर मान लिया जाए कि आजकल भारत में बैंक जमा का केवल कितना है 15%, यानी कि बैंक आजकल क्या करता है केवल जमा धन का 15% नकद के रूप में वो अपने पास रखता है। और इसे इसलिए रखता है कि मान लो कभी आप एक दिन के हिसाब से लेने चले जाएं तो आपको उतना पैसा दे सके, यानी कि एक दिन की जमाकर्ताओं द्वारा धन निकालने की संभावना को देखते हुए ये प्रावधान किया गया है। वो एक दिन का इस हिसाब से रखता है कि मान लो कभी आप पैसा निकालने चले गए तो आपको कुछ कुछ पैसा आपको दे सके। फिर क्या है, बैंक क्या करता है, कर्जदार, तो बैंक क्या है कर्जदार से ब्याज लेते हैं, और इनका लिया जाने वाला ब्याज क्या होता है कि जमाकर्ता को, यानी बैंक क्या करता है कर्जदार से ब्याज लेते हैं और इनका लिया जाने वाला जो ब्याज होता है ये जमाकर्ता को दिए जाने वाले ब्याज से ज़्यादा होता है। यानी अगर आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो आपको क्या है जो ब्याज है बहुत कम मिलेगा, लेकिन जब आप लोन लेते हैं तो आपको ब्याज ज़्यादा देना पड़ता है। तो यही क्या है बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत होता है। तो बैंक जमा करता है, यानी कि बैंक जमा करता यानी बैंक जमाकर्ता और कर्जदार के बीच में क्या है मध्यस्थता का काम करते हैं, और उससे क्या है साख का निर्माण होता है जो अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों को संचालित करती है, ठीक है। अब साख क्या है इसको भी जान लेते हैं। साख का मतलब जैसे उधार होता है, ठीक है। जैसे कि साख एक ऐसा समझौता है जिसके तहत ऋणदाता क्या करता है उधारदाता को धनराशि वस्तु एवं सेवाएं इस आश्वासन पर उधार देता है कि वह भविष्य में उसका भुगतान कर देगा। जैसे कोई आपको उधार दे रहा है, चाहे साहूकार है या बैंक है, तो इस आधार पे या इस आश्वासन पे देता है कि आगे आने वाले समय में आप क्या उसको जमा कर देंगे। अब यहाँ पर समर्थक ऋणाधार क्या मतलब होता है, जैसे गिरवी, यानी कि जब उधार लेने जाते हैं बैंकों से कहीं से आप, तो आप कुछ सामान कुछ वस्तुओं का आपको गिरवी रखना पड़ता है। यानी कि उधार देने से पूर्व उधार देने वाला जो व्यक्ति या संस्था है उधार लेने वाले से उन संपत्तियों की मांग करता है जिन्हें बेचकर वह अपने ऋण की
राशि वसूल सके। यानी कि जैसे मान लीजिए कि भविष्य में अगर आप ऋण ले रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं, अगर जमा नहीं कर पाते हैं, जो सामान आप उनके पास गिरवी रखते हैं तो वो क्या करता है कि उधार देने वाला उन सामानों को बेचकर अपना पैसा वसूल सकता है। इसलिए यहीं पर वही कहा गया है, इस पे ध्यान देंगे कि उधार देने वाला व्यक्ति हो या कोई संस्था हो, उधार लेने वाले से उन संपत्तियों की मांग करता है जिन्हें बेचकर वह अपने ऋण की राशि वसूल कर सके। उदाहरण के लिए चाहे आपके पास कृषि वाली भूमि हो या मकान हो, दुकान हो, जेवर है या कोई पशुधन है तो उसको आप गिरवी रख सकते हैं। ठीक है। आगे आगे क्या है कि साख की दो विभिन्न स्थितियां हैं। साख की दो विभिन्न स्थितियां क्या होती हैं? यानी हमारे प्रतिदिन की गतिविधियों में ऐसे बहुत से लेन देन होते हैं जहां किसी न किसी रूप में ऋण का प्रयोग होता है। यानी कि हम दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे गतिविधियां करते हैं जहां पर हमें क्या है, ऋण का प्रयोग करते रहते हैं, उधार का प्रयोग करते रहते हैं। तो ऋण या उधार से हमारा तात्पर्य है कि एक सहमति से है, यानी कि जहाँ साहूदार कर्जदार को धन या वस्तुएं या सेवाएं उपलब्ध कराता है और बदले में वह भविष्य में कर्जदार से भुगतान करने का वायदा भी करता है कि उधार ले रहे हैं तो जमा कर दें। तो साख की दो स्थितियां होती हैं, दो भूमिका होती हैं, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। तो चलिए देखते हैं सकारात्मक क्या होती है। कि बैंकों द्वारा साख निर्माण में लोगों को जमा बचत से धन एकत्र कर उधार दिया जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था में बहुत सी आर्थिक गतिविधि होती है। तो साख निर्माण में जो कर्ज दिया जाता है उसका भुगतान एक निश्चित समय से करना होता है और उस पर एक निश्चित दर से ब्याज देना होता है। यानी अगर आप कहीं से उधार लेते हैं तो उसको एक समय के अंतर्गत क्या है, आपको क्या है, उस पैसे को आपको ब्याज सहित आपको चुका देना होता है। तो अगर आप क्या करते हैं कि अगर यह ऋण समय से पूरा कर देते हैं और कर्जदार की आय में वृद्धि सहायक होता है, यानी कि अगर आप कहीं से कर्ज लेते हैं तो समय रहते हुए उसको पूरा कर देते हैं तो आपके क्या है, आय में वृद्धि होती है और यह उसके लिए क्या है, वरदान साबित होता है। क्योंकि जिसके लिए आपने उधार लिया है वो काम आपका पूरा हो गया, आपने कर्ज चुका दिया, तो इससे क्या आपकी आय में वृद्धि होती है। जैसे आपने कुछ पैसे उधार लेके आपने दुकान खोल लिया, ठीक है, तो दुकान आपकी चलने लगी तो आपने क्या है, उधार को भी चुका दिया, तो जिससे क्या आपकी आय में वृद्धि होने लगेगी। फिर क्या होगा, आपकी आय भी बढ़ जाती है और आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधर जाती है। तो यह जो साख होता है इसको हम सकारात्मक भूमिका कह सकते हैं, क्योंकि आपकी जो है आमदनी हो रही है और आपने ऋण भी चुका दिया, तो ये आपके लिए सकारात्मक है। उदाहरण के लिए क्या है, अगर आप इस पाठ्य पुस्तक में एक कहानी दी गई है, सलीम जो जूता उत्पादक है, इसकी जब कहानी को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि अब ऋणात्मक क्या है, यानी कि साख की नकारात्मक भूमिका क्या है। दूसरी ओर जब आप कर्ज की स्थिति ऐसी बन जाती है कि कर्जदार समय पर लिया हुआ कर्ज अदा नहीं कर पाता, यानी कि आपने उधार ले लिया है और ऐसी स्थिति आपके साथ हो सकती है कि आप उधार ना चुका पाओ। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में किसान क्या करता है, फसल को उगाने के लिए ऋण लेता है, लेकिन किसी कारण से फसल बर्बाद हो जाए तो वह कर्जा नहीं चुका पाता है। फिर क्या होता है, उस पर ब्याज बढ़ता जाता है, यानी कि फिर वो क्या करता है, अगली फसल के लिए बोने के लिए फिर उधार लेता है। तो इस तरह से वो ब्याज के यानी कि उधार के चंगुल में फंस जाता है और वह ऋण जाल में फंस जाता है, जिससे क्या उसको अपनी जो ज़मीन को बेचकर या मकान है, घर या कुछ भी बेचकर क्या करना पड़ता है, उसकी भरपाई करनी पड़ती है। तो उसकी आय धीरे धीरे क्या ख़त्म होने लगती है और ऐसी स्थिति बन जाती है। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, साख की नकारात्मक स्थिति कहते हैं। तो भारत में अक्सर ऐसे किसान भी हैं जिनको इन स्थिति से गुजरना पड़ता है। वे अक्सर क्या करते हैं, कर्ज के जाल में फंस जाते हैं और अपनी कृषि भूमि को खो देते हैं। आपने अक्सर देखा है कि जो किसान होते हैं इस प्रकार से ऋण लेते हैं और कर्ज में फंस जाते हैं और अंत में उन्हें क्या अपनी ज़मीन से हाथ धोना पड़ता है। उदाहरण के लिए इस पाठ्य पुस्तक में स्वप्ना की नाम की एक है महिला, इसकी कहानी को पढ़कर आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है, ऋण की जो आवश्यक शर्तें हैं। जो ऋण की आवश्यक शर्त क्या है जरूरी, यानी कि जब ऋण लिया जाता है तो ऋण पर ब्याज की दर, यानी जब भी ऋण लेते हैं तो ऋण पर क्या ब्याज की दर और उसकी अदायगी का समय ऋण समझौते के द्वारा निश्चित हो जाता है। यानी कि जब भी आप ऋण लेते हैं या कर्जा लेते हैं तो उस समय ब्याज की दर और कब आपको देना है, समय, यानी समझौता, सारी चीज़ें क्या है निश्चित हो जाती है। और लेने वाला जो व्यक्ति क्या करता है कि कुछ कीमती सामान यानी गिरवी के रूप में ज़मीन है, पशु है, दुकान के कागजात हैं या गाड़ी है या बिल्डिंग है, इसको जमानत के तौर पर रखता है, ताकि अगर आप पैसा जमा नहीं कर पाते हैं
तो उसे बेचकर क्या है ऋण वसूला यानी कि उधार को चुकता किया जा सके। तो इसको ही क्या करते हैं सार्थक ऋणाधार कहते हैं। इसको भी आप समझेंगे। तो ऋण की शर्तें कर्जदार क्या करता है और ऋण देने वाले की प्रकृति और संबंधों पर भी निर्भर करती है। यानी कि जो ऋण की जो शर्त है ये कर्जदार और जो ऋण लेने देने वाले की प्रकृति और संबंधों पर भी निर्भर करती है। तो यहाँ पर जो ऋण की जो प्रमुख जो शर्त क्या है निकल कर आता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्याज की दर हो, यानी कि ब्याज की दर कितनी होगी, समर्थक ऋणाधार यानी गिरवी क्या होगा जमानत के तौर पे, और आवश्यक कागजात क्या क्या देना पड़ेगा, और भुगतान का तरीका यानी किस्त क्या क्या है। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि ऋण की आवश्यक शर्तें, यानी इसको आवश्यक शर्तों को हमने पढ़ लिया है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, यानी कि भारत में ऋण के स्रोत क्या है, यानी किसी न किसी रूप में 3 नंबर में या आपके एग्जाम्पल के रूप में 2 नंबर में 1 नंबर में ज़रूर पूछा जाता है। तो आपको जो ये जो टॉपिक है बहुत ही ध्यान से समझना है। यानी कि बहुत से लोग क्या करते हैं बैंक से ऋण लेते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं अपने दोस्त रिश्तेदार या जमींदार या साहूकार से ऋण लेते हैं। तो इन सभी को हम अलग अलग कैटेगरी में देखते हैं। यानी कि इन सभी ऋण के स्रोतों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या आपके ऋण के औपचारिक स्रोत और ऋण के अनौपचारिक स्रोत। ठीक है, यानी अगर बैंक से आप उधार लेते हैं, लोन लेते हैं, या सहकारी समितियां से ऋण लेते हैं, तो ये क्या औपचारिक ऋण के स्रोत हो जाएंगे। अगर आप अपने दोस्त से, रिश्तेदार से या किसी साहूकार जमींदार से अगर ऋण लेते हैं तो ये ऋण के अनौपचारिक स्रोत हो जाएंगे। यानी कि ऋण के औपचारिक स्रोत बैंक, सहकारी समितियां, और ऋण के अनौपचारिक स्रोत दोस्त, रिश्तेदार, जमींदार आ जाएंगे। तो इसको एक एक करके देखने वाले हैं। यानी भारत में ऋण के जो औपचारिक स्रोत हैं इसको देखते हैं। तो बैंक हो गया, सहकारी समितियां हो गई, और अन्य सरकारी नियंत्रण वाले जो संस्थान हैं ऋण के औपचारिक स्रोत कहलाते हैं। ऋण के औपचारिक स्रोत पर सरकार यानी कि रिजर्व बैंक के द्वारा उनकी कार्यप्रणाली पर क्या है नज़र रखती है। ये स्रोत सरकार की देखरेख में गरीब, कमज़ोर लोगों के हितों का ख्याल रखते हैं। तो इन सब स्रोतों को रिजर्व बैंक को ऋण देने की जानकारी देनी होती है। यानी कि भारत में जो ऋण के जो औपचारिक स्रोत है बैंक है, तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है इन बैंकों पे क्या निगरानी करता रहता है कि ये जो है सभी को एक समान ऋण दे रहे हैं या केवल अमीरों को ही दे रहे हैं। यानी कि सारे क्या है, यानी ये स्रोत क्या करते हैं सरकार की देखरेख में ही गरीब, कमज़ोर लोगों के हितों का ख्याल रखते हैं। तो इन सब स्रोतों को क्या है रिजर्व बैंक को ऋण देने की जानकारी देनी होती है। यानी कि ऋण के ये स्रोत कर्जदारों के हितों का ख्याल रखते हैं और उनको शोषण से बचाते हैं। यानी कि अगर जब भी ये ऋण लेने जाते हैं तो आपको क्या निश्चित डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, और ब्याज की जो एक निश्चित दर देनी पड़ती है। यानी कि सारी चीज़ यहाँ पर जो लिखित रूप में रहता है, यहाँ के सारे नियम कानून हैं। यानी आपको शोषण से बचना है। यानी कि ब्याज की दर भी कम रहती है यहाँ पर है। तो ऋण के ये स्रोत क्या है सरकारी नियंत्रण में होते हैं, तो इसलिए ऋण देते समय आवश्यक कागजात आपको देना पड़ता है और अन्य कानूनी कार्यवाही अधिक करनी होती है। यानी यहाँ पर आपको जल्दी से ऋण नहीं मिलता है, इतनी आसानी से कर्जा नहीं मिलता है, कुछ कानूनी कार्यवाही करना पड़ता है, कुछ कागजात आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो इसी कारण बहुत सारे लोग हैं भारत में अशिक्षित लोग हैं, और बहुत लोग सीधे साधे हैं जिनको क्या अगर थोड़ा सा भी ऋण लेना पड़ता है तो वो इस ऋण लेने में हिचकिचाते हैं। तो इन स्रोतों से ऋण लेते समय भी अधिक तो इन स्रोतों से ऋण लेने में जो समय भी अधिक लगता है, क्योंकि कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है तो बहुत टाइम भी लग जाता है, और अनावश्यक भागदौड़ भी करनी पड़ती है। तो बहुत सारे लोग क्या है ये औपचारिक स्रोत से ऋण लेना पसंद नहीं करते हैं। भारत में ऋण के अनौपचारिक स्रोत क्या है, साहूकार है, जमींदार है, व्यापारी मालिक है, रिश्तेदार है, दोस्त है, ये सभी अनौपचारिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। तो ये लोगों को क्या करते हैं, कि ये लोगों को उनकी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर ऋण देते हैं। यानी कि जो अनौपचारिक स्रोत के होते हैं, जैसे आपको दोस्त हो गया, रिश्तेदार हो गया, तो वो आपको व्यक्तिगत तौर पे बहुत जानता है, तो आपको क्या है लोन दे देता है या ऋण दे देता है। तो इनकी जो ब्याज की दर ये बहुत ऊंची होती हैं और इन पर सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं भी होता है। तो ये कर्जदारों का शोषण भी करते रहते हैं और ऋण को नाजायज़ तरीके से भी वसूलते हैं। यानी कि जो ब्याज की दर है वो बहुत अलग गलत तरीके से वसूलते हैं, लेकिन आपकी मजबूरी है, आपको लेना है तो आपको देना पड़ता है। कभी कभी जो कर्जदाता है इनके जाल में इतना उलझ जाता है कि अपनी आय का अधिकांश हिस्सा ब्याज के रूप में देने के लिए मजबूर हो जाता है और अपनी गिरवी रखी संपत्ति से हाथ धो बैठता है। यानी कभी कभी आपको इतना ज़्यादा ब्याज देना पड़ जाता है कि कभी कभी जो आपने गिरवी रखा है संपत्ति
उसको भी आप खो देते हैं, या जितनी आमदनी करते हैं उससे ज़्यादा आपको क्या है ब्याज देना ही पड़ जाता है। लेकिन भारत में ये स्रोत आज भी अधिक प्रभावकारी है। क्यों प्रभावकारी है? क्योंकि यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट या कोई ये सब सारी चीज़ें नहीं देनी पड़ती है, तो अक्सर लोग यहीं से ले लेते हैं, क्योंकि ये लोगों के काफ़ी नज़दीक भी होते हैं और ऋण देते समय कोई कागजी झंझट भी नहीं रहता है और ऋण बड़ी आसानी से मिल भी जाता है। तो इसलिए लोग क्या है इन्हीं की तरफ आकर्षित ज़्यादा होते हैं, जहाँ पर कोई कागजात ना हो, कानूनी कार्रवाई ना हो, तो लोग वहीं से लोन लेना पसंद करते हैं। तो चलिए अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखते हैं। कभी कभी एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है कि औपचारिक स्रोत और अनौपचारिक स्रोत में अंतर बताइए। आपको करना क्या कि अगर आप औपचारिक स्रोत के बारे में बता दीजिए, फिर अनौपचारिक स्रोत के बारे में बता दीजिए, तो आपका क्या डिफरेंट ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों की तुलना। सबसे पहले हम देखते हैं कि औपचारिक स्रोत क्या है और अनौपचारिक स्रोत क्या है। ठीक है, दोनों के बारे में एक एक तुलना करते हैं। यानी कि यह क्या है कि बैंक, सहकारी समितियां और अन्य सरकारी नियंत्रण वाले संस्थान इसके अंतर्गत आते हैं। और इसमें क्या अनौपचारिक में क्या है? साहूकार, जमींदार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त व अन्य व्यक्तिगत स्रोत इसके अंतर्गत आते हैं। सेकंड में क्या है कि सरकार क्या करता है? रिजर्व बैंक द्वारा इन पर नियंत्रण रखती है और यह किसी क्या है सरकारी नियंत्रण में नहीं होते हैं। अगला क्या है? इनकी ब्याज की जो दर है अपेक्षाकृत कम होती हैं और अनौपचारिक स्रोत की जो ब्याज की दर अपेक्षाकृत अधिक होती हैं। और औपचारिक स्रोत में क्या है? इनमें क्या है? इनमें कर्जदारों का शोषण। अब इसमें होता क्या है कि इनमें क्या है कर्जदारों का शोषण नहीं होता है और इस वाले में क्या है अनौपचारिक स्रोत में क्या है कर्जदारों का शोषण होता है, क्योंकि ब्याज मर्जी के हिसाब से लेते हैं। और इनमें कागजी कार्यवाही अधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बिना कागजात या डॉक्यूमेंट पूरा होने के जब पूरा हो जाएगा तभी आपको ऋण दिया जाएगा। और अनौपचारिक में इसमें कागजी कार्यवाही यानी इसमें क्या होता है कि इसमें कागजी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होती है। आगे देखिए, फिर एक ऐसा भी और समूह होता है कि जो लोगों को क्या करता है? मदद करता है ऋण देने में। तो वह कौन सा समूह है? निर्धनों के स्वयं सहायता समूह। तो इसे देखेंगे एग्जाम में, ये भी अक्सर पूछता है, ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि वीडियो को बनाने बहुत समय लगता है। आई स्पेशल ये वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे सर हर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करवा दीजिए जिससे एग्जाम में हम अच्छा स्कोर कर पाएँ, तो ये आपके लिए करवाया जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोग क्या करते हैं, विशेष कागजात और ऋण आधार की अनुपलब्धता के कारण क्या करते हैं, लोग गरीब के कारण जो गरीब लोग हैं ये बैंकों से ऋण नहीं ले पाते, यानी कि आपके पास कागजात नहीं हो पाते हैं या ऋण देने वाला यानी कि आपके पास सार्थक समूह नहीं हो पाता है, ऋण आधार नहीं, आपके पास गिरवी कोई चीज़ नहीं रहती है, तो इसकी सब के कारण क्या करते हैं आप उधार नहीं ले पाते हैं। और साहूकार और महाजनों से ब्याज की उचित दर भी ज़्यादा रहती है, जिसके कारण गरीब लोग क्या है इनके शोषण से डर कर भी उधार नहीं ले पाते हैं। यानी आपकी ऋण की ज़रूरत पड़ती है आपके पास, लेकिन आप डर के नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेते रहते हैं। तो हाल के कुछ वर्षों में गरीब लोगों के लिए उधार जुटाने के लिए कुछ नए तरीके आजमाए गए हैं, जिनमें ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों विशेषकर गरीब महिलाओं को छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह बनाने और छोटी बचत पूंजी को एकत्र कर ऋण की समस्या को हल करने का प्रयास किया गया है। क्या किया गया है इसमें एक सहायता समूह में 15 से 20 सदस्य मिलकर नियमित रूप से बचत करते हैं और एकत्र बचत से सदस्य क्या करते हैं कि अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कर्ज ले सकते हैं। अब समूह लगातार बचत करके इस योग्य हो जाता है कि बैंक भी क्या करते हैं इनको ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं या इनकी मदद करते हैं। तो ये समूह अपने सदस्यों की छोटी छोटी ऋण की ज़रूरत को, जैसे घर बनाने के लिए और अपनी फसल बोने के लिए, कारोबार करने में क्या है मदद करते हैं। अब जो है ये आपके निर्धनों के स्वयं सहायता समूह है, इनकी विशेषता क्या होती है? तो इन समूहों में बचत और ऋण से संबंधित सभी निर्णय क्या है सदस्य आपसी सहमति से ही करते हैं, सहमति से स्वयं लेते हैं। तो ऋण देने और लौटाने की जिम्मेदारी, यानी ऋण देने और लौटाने की सभी जो जिम्मेदारी होती है ये समूह की होती है। तो ऐसे सदस्यों को भी ऋण आसानी से मिल जाता है जिनके पास कोई ऋण आधार नहीं है, यानी आपके पास कोई अगर गिरवी यानी कोई वस्तु आपके पास नहीं है तो भी आपको ऋण मिल जाता है।
और समय पर ये समूह क्या है, बैंकों से भी मदद दिला देते हैं आपको। अब ब्याज की दर भी बहुत कम होती है। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाते हैं। तो ये समूह लोगों को संगठित करते हैं, जागरूक बनाते हैं और उनकी सामाजिक समस्याओं जैसे स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और घरेलू हिंसा आदि पर भी क्या चर्चा करके हल निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, यानी कि बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा सर्च करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाके यहाँ से आप PDF ले सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चाहे टेलीग्राम ग्रुप पे अगर आपको टाइप करेंगे बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा तो आपको वहाँ से भी मिल सकता है और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करेंगे तो वहाँ पर भी मिल जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।